बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 79 मुलाहिज़ा फरमाएं। सीनफों को जिस तरह तुमने इंजाम को पहुंचाया है उससे मुझे तुम्हारे बारे में अंदाजा हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मर्तबा कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती रहे। मैंने कहा कामयाबी और नाकामी फतेह हुई शिकस्त का खेल एक हिस्सा है। सोनिया ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ किसी मौके पर नाकामी की सूरत में जिंदगी से महरूम हो सकती हूँ, लेकिन अब जिंदगी की परवाह किसे है। सोनिया इस मौजू पर जब भी बात करती उसके लहजे में एक कदम होता, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर उदासी देखकर मुझे कदरे हैरत हुई। मैं उससे कुछ पूछना चाहता था, फिर इरादा बदल दिया। सोनिया की उदासी की वजह मेरी समझ में आ गई थी। उसकी माँ को मरे हुए आज तीसरा दिन था। ना तो उसने आखिरी मर्तबा अपनी माँ का चेहरा देखा था और ना ही उसकी आखिरी रसूमात में शरीक हुई थी, और जाहिर ऐसी सूरत में उसे रोना ही चाहिए था। हमें से कोई भी सुबह से अब तक शहर की तरफ नहीं गया था। वांगिन यहाँ होता तो मैं उससे कुछ मालूम कर लेता। मेरा यह जानकी वगैरह का बाहर जाना मुनासिब नहीं था। सरदार थालूब ने भी हमें खास तौर पर बाहर निकलने से मना किया था। अलबत्ता लूमा एक ऐसा शख्स था जिससे ये काम लिया जा सकता था। मेरे कहने पर लूमा फौरन ही तैयार हो गया, और जब सोनिया को पता चला तो वो भी तैयार होगी। तुम्हें कोई खतरा तो नहीं है? मैंने पूछा। परसों रात तुमने सीन फोंग और उसके मुहाफिज को उनके कॉटेज में घुसकर कत्ल किया था। किसी ने तुम्हें उस गली में या कॉटेज के आसपास देखा तो नहीं था? बिल्कुल नहीं, सोनिया ने कहा। मुझे किसी ने नहीं देखा। शहर के बहुत से लोग जानते होंगे कि तुम रंग संत की बेटी हो। कोई ना कोई तुम्हें पहचान लेगा। ऐसी सूरत में किसी गड़बड़ का अंदेशा तो नहीं? मैंने कहा। अगर कोई पहचान भी लेगा तो क्या होगा? मैं किसी मामले में मुलव्वस तो नहीं, सोनिया ने कहा। और इत्तेफाक से अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो इत्मीनान रखो, तुम लोगों की वजह से अब मेरा इतना हौसला बढ़ गया है कि हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला कर सकती हूँ। और ये भी तसल्ली रखो कि मेरी वजह से तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं खामोशी से सोनिया के चेहरे को देखता रहा। सोनिया और लूमा की वापसी तकरीबन 2 घंटों बाद हुई। बड़ी दिलचस्प खबरें थी। चियांग राय से पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुंच गई थी, और रत्ना पोषण पर हमले के हवाले से यहाँ कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, और पकड़ दकड़ का सिलसिला अब भी जारी था। सीनफों की लाश उसके आदमी गुज़िश्ता रात हॉस्पिटल से ले गए थे, जिसे रात ही रात गोल्डन ट्राई एंगल पहुंचा दिया गया था। फरेरे और उसके पेंट हाउस में 2 लड़कियों के कत्ल ने भी शहर में अच्छा खासा खौफ व हिरास फैला दिया था। पुलिस ने परेरे उसके चौकीदार को हिरासत में ले लिया था, जिसने जानकी के बारे में बयान दिया था कि किस तरह वो धोखे से बिल्डिंग में दाखिल हुई थी और कमरे में ले जाकर उसे बेहोश कर दिया था। होश में आने के बाद उसने जानकी पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उसका एक साथी कमरे में घुस आया, जिसने सर पर जरब लगाकर उसे दोबारा बेहोश कर दिया। वो ज़ाहिर जानकी का नाम तो नहीं जानता था, लेकिन उसने जो लिया बताया था उससे भी जानकी को शनाख्त करना मुमकिन नहीं था। छत पर सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले मुलाजिम ने भी बयान दिया था कि पेंट हाउस में फायरिंग और चीखों की आवाज से उसकी आंख खुल गई थी। उसने अपने क्वार्टर से बाहर निकलना चाहा, मगर किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर रखा था। पहले उसे डकैती की वारदात समझा गया, लेकिन पेंट हाउस से कोई चीज चोरी नहीं हुई थी। किसी चीज को छेड़ा तक नहीं गया था। परेरे की ख्वाबगाह की अलमारी में लाखों बात की नकद रकम मौजूद थी। इसके अलावा और भी बहुत सी कीमती चीजें थी, मगर हर चीज जूं की तू थी। इस सूरत के पेश नजर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि वो जो लोग भी थे परेरे को कत्ल करने की नीयत ही से बिल्डिंग में दाखिल हुए थे, और उसके लिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग की थी। परेरे की लाश पर जख्मों के निशान थे, जिससे पुलिस ने यह नतीजा अखज़ किया था कि पहले उस पर खंजर के वार करके कत्ल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शायद वो अपने आप को छुड़ाकर पेंट हाउस से बाहर निकल गया था, और अपने आप को बचाने की कोशिश में वो छत से गिर गया था या उसे गिरा दिया गया था। बहरहाल पुलिस ने शहर के 2 बदनाम गुंडों को उसके कत्ल के शुबे में गिरफ्तार भी कर लिया था। सोनिया के कहने के मुताबिक शहर में सन्नाटा था। गैर मुल्की सियाह और सैरो तफरीह के लिए दूसरे शहरों में आए हुए लोग वापस जा रहे थे। शहर की रौनक उजड़ गई थी। कारोबार ठप होकर रह गया था। कत्लो गारत ने इस शहर का सुकून बर्बाद कर दिया था। लोगों के ख्याल में इस शहर को किसी की नजर लग गई थी। मैं देर तक की सूरत पर गौर करता रहा। दारा वगैरह के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका था, और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी थाई की थी। वो जख्मी भी थी, और न जाने उन दरिंदों ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। शाम 5 बजे के करीब बैंकॉक से महाराज की कॉल आ गई। मैंने सबसे पहले खुद उनके बारे में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वहीदान, महाराज ने कहा। गोली पिंडली के गोश्त को चीरती हुई निकल गई थी। मामूली जख्म है, 2-4 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और दीगर हालात क्या है महाराज? मैंने पूछा। सूरत कंट्रोल में है। साजिश में शरीक तमाम बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ लोग रोपोश हो गए हैं, लेकिन वो भी जल्दी गिरफ्त में आ जाएंगे, महाराज ने कहा। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोले, रत्ना कोसर ने तुम्हारा नाम शहनशाह तक पहुंचा दिया है। वो तुमसे बहुत खुश है, और किसी मुनासिब मौके पर तुम्हें मुलाकात का शर्फ भी बख्शेंगे। और तुम बताओ, थाई का कुछ पता चला? गुज़िश्ता रात मैंने दारा के ठिकाने का पता लगा लिया था, लेकिन सुबह सवेरे ही चियांग राय में आप लोगों पर हमले की इत्तला मिलते ही सरदार थालूब चियांग राय चला गया। उसने मेरे लिए पैगाम छोड़ा था कि उसकी वापसी तक मैं कांटे से बाहर ना निकलूं। वैसे यहाँ के हालात ठीक नहीं। जनरल खुराड का मोतमेद खास सोनिया के हाथों मारा जा चुका है, और सीनफों के आदमी उसकी लाश को गोल्डन ट्राई एंगल ले गए हैं,
اور گزشتہ رات یہاں کے ایک سابق پولیس چیف بھی میرے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ وہ بھی اس سازش میں شریک تھا اور دارا وغیرہ کو بھی اسی نے پناہ دے رکھی تھی۔ سننے میں آیا کہ جنرل کھراٹ کے آدمی یہاں آنے والے ہیں، لیکن شاید وہ اب چیانگ سائن میں کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ مہاراج نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے رتنا کوسن سے میری بات ہوئی تھی، پولیس کی بھاری نفری چیانگ سائن بھیجی جا چکی ہے۔ دیگر انتظامی امور سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی چیانگ رائے اور بینکاک سے بھی بھیجے گئے ہیں۔ ایک آدھ دن میں وہاں کے حالات بھی کنٹرول میں آ جائیں گے، لیکن بہرحال تم اپنا خیال رکھنا، تمہارا واسطہ نہایت مکار اور گھٹیا قسم کے دشمن سے ہے جو کسی بھی وقت وار کر سکتا ہے، اور تھائی کی تلاش جاری رکھو۔ مہاراج سے تقریباً آدھا گھنٹہ باتیں ہوتی رہی اور پھر فون بند کر دیا گیا۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ سردار تھالوب اور وانگ ڈن بھی پہنچ گئے۔ وہ دونوں بھی ہمارے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے پہلی مرتبہ تھالوب کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے۔ لوما نے فوراً ہی ان کے سامنے چائے رکھ دی۔ گیم جب اتنا بڑا ہو تو 100 طرح کے خدشات ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سردار تھالوب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا مجھے پہلے شبہ تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی، اس لیے میں نے مہاراج اور رتنا کوسن کی حفاظت کے لیے معاوضوں کی 2 گاڑیاں بھیج دی تھی۔ میرا شبہ درست نکلا۔ چیانگ رائے سے چند کلومیٹر پہلے ان پر حملہ ہوا، لیکن قسمت اچھی تھی کہ وہ لوگ بچ گئے۔ میرا خیال ہے وہ لوگ ایکی مائی کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، سردار تھالوب نے کہا، لیکن ظاہر ہے رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے کا مقصد صرف ایکی مائی کو قتل کرنا نہیں تھا۔ اگر مہاراج یا رتنا کوسن میں سے کوئی مارا جاتا تو میرا خیال ہے اس ملک میں قیامت ہی آ جاتی۔ بہرحال بلا ٹل گئی اور پورے ملک میں صورتحال اب مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ اور تمہارے 3 آدمی؟ 4۔ سردار تھالوب نے میری بات کاٹ دی۔ چوتھا آدمی بھی چل بسا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میرے قبیلے کے لوگوں کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ ہم وہ لوگ ہیں جو شہنشاہ اور اس سرزمین کی سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں، ہمیں اپنے اس کردار پر فخر ہے۔ میرے قبیلے کے لوگ آج سوگ نہیں جشن منا رہے ہیں کہ ان کے چند آدمیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شہنشاہ اور ملک کو ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہونے سے بچا لیا ہے۔ سردار تھالوب کے جذبات قابل قدر تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہر ملک میں اس جیسے محب وطن موجود ہوں تو دشمن ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن دنیا میں دارا، پیڈرو اور آنگ سانگ جیسے بے ضمیر لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی، جو نہ صرف خود اپنے ملک کے لیے مسائل پیدا کرتے تھے بلکہ اغیار کو بھی اپنے ملک کی جڑیں کاٹنے کی دعوت دیتے تھے۔ سردار تھالوب رات کا کھانا کھا کر اپنے شہر والے بنگلے میں چلا گیا۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ مائے خام ریور کے کنارے پر واقع اس کاٹیج کی نگرانی کر کے تسلی کر لی جائے کہ دارا وغیرہ وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ دارا بہت چالاک تھا، ہو سکتا ہے پریرے کے قتل سے وہ یہ سمجھ گیا ہو کہ یہ ہمارا کارنامہ ہو سکتا ہے، اور ہم نے اسے کاٹیج کے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا اور انہوں نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا ہو۔ سردار تھالوب نے وانگ ڈن کو ہدایت کر دی کہ وہ صبح سویرے ہی 2-3 آدمیوں کو تھانگ سنگ کی طرف بھیج دے تاکہ ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ تھانگ سنگ وہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر دور لاؤس کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ اس جگہ دریائے میکانگ بھی مائے خام ریور سے اس طرح ملتا تھا کہ انگریزی کے حروف وائی کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور انہی دریاؤں کی درمیانی تکون میں گولڈن ٹرائی اینگل کا علاقہ واقع تھا۔ دونوں دریا ایک طرف لاؤس اور دوسری طرف برما کی سرحد سے جا ملتے تھے، گویا یہ دونوں دریا تینوں ممالک کے درمیان سرحدوں کا کام دیتے تھے۔ وہ رات بڑی بے چینی میں گزری۔ صبح تک میں دیر پر بستر پر پڑا رہا، 11 بج چکے تھے۔ سردار تھالوب ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ شہر میں کچھ اور کاموں میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد وانگ ڈن بھی چلا گیا۔ 5 بجے کے قریب 2 قبائلی لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ لوما نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ وہی دونوں قبائلی ہیں جنہیں آج صبح سویرے تھانگ سنگ بھیجا گیا تھا۔ میں نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ جواب دینے سے گریز کرتے رہے۔ 6:30 بجے کے قریب سردار تھالوب واپس آیا تو وہ لوگ فر بولنے لگے۔ میرا شبہ درست نکلا۔ سردار تھالوب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ لوگ 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک پارٹی تو اس کاٹیج میں مقیم ہے جس کا پتہ پریرے نے بتایا تھا، دوسری پارٹی وہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر آگے دریا کے ساتھ ایک اور کاٹیج میں منتقل ہو گئی ہے، اور اتفاق سے دونوں پارٹیوں میں ایک عورت شامل ہے۔ میرے یہ آدمی چونکہ دارا وغیرہ میں سے کسی کو نہیں پہچانتے، اس لیے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دارا اور تھائی کس کاٹیج میں ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ دونوں پارٹیوں میں 2 آدمی اور ایک عورت شامل ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ تھائی زخمی ہے، اس کے بازو میں گولی لگی تھی، اس کے بازو پر یقیناً پٹی وغیرہ بندھی ہوگی۔ ان سے معلوم کرو کہ زخمی عورت کس پارٹی میں ہے، میں نے کہا۔ سردار تھالوب ایک بار پھر اپنے آدمیوں سے بات کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا جن 2 عورتوں کو انہوں نے دیکھا ان میں کوئی بھی زخمی نہیں۔ میں نے انہیں تھائی کا حلیہ بتایا اور ان کے کہنے کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی بھی سولیے سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ 4 آدمی 2 عورتیں، میں بڑبڑایا۔ لیکن اگر آنگ سانگ بھی ان کے ساتھ ہے تو ان کی تعداد 5 ہونی چاہیے۔ دارا، پیڈرو، کم، چیفانگ اور آنگ سانگ، لیکن یہ 4 آدمی ہیں۔ ہو سکتا ہے 5واں آدمی ان کی نظروں میں نہ آیا ہو، سردار تھالوب نے کہا۔ بہرحال ہم صبح سویرے اس کاٹیج پر ریڈ کریں گے جس کا پتہ پریرے نے بتایا تھا۔ رات کو کیوں نہیں؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔
ہم رات کو 2-2:30 بجے یہاں سے نکلیں گے، سردار تھالب نے کہا۔ یہ دونوں آدمی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہمیں تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنا ہوگا، اس لیے ان تینوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس نے رنگولی، جانکی اور سونیا کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں کمزور سمجھتے ہو سردار تھالب؟ سونیا نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں اپنی ماں کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی ہوں، اس لیے میں ساتھ ضرور جاؤں گی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری تم لوگوں پر نہیں ہوگی۔ سونیا ٹھیک کہتی ہے، جانکی نے کہا۔ ہم نہ تو کمزور ہیں اور نہ ہی بزدل، اس لیے ہم پیچھے نہیں رہ سکتی۔ سردار تھالب نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ جس ملک کی عورتوں میں اس قدر حوصلہ ہو، کیا وہ ملک کسی سازش کا شکار ہو سکتا ہے؟ سردار تھالب کی اس بات پر میں نے بھی مسکرانے پر ہی اتفاق کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سردار تھالب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جانکی وغیرہ سے بھی کہا کہ وہ تھوڑی سی نیند لے لیں۔ وہ تینوں ایک کمرے میں چلی گئی اور میں بھی ایک صوفے پر لیٹ گیا، لیکن ظاہر ہے نیند کسی آتی۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس وقت تک سکون کی نیند سوتا جب تک اپنے دشمنوں کو ٹھکانے نہ لگا لے۔ میں اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے دارا کے پیچھے تھا۔ سونیا اپنی ماں کے قاتلوں کو جہنم واصل کرنا چاہتی تھی اور سردار تھالب وطن دشمنوں کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ اس کے کئی آدمی بھی ان کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ ایسی صورت میں نیند کسے آ سکتی تھی؟ 2 بجے کے قریب سردار تھالب اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں تو جاگ ہی رہا تھا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد جانکی وغیرہ بھی تیار ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ان دنوں نے جینز اور ٹی شرٹس پہن رکھی تھی۔ سونیا نے جانکی سے کپڑے لے کر پہنے جو اس کے جسم پر بالکل فٹ آ گئے۔ لوما بھی جا گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی کافی تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ کافی پینے کے بعد 2:45 بجے کے قریب ہم اپنے کاٹی سے روانہ ہو گئے۔ سردار تھالب وانگ جن کے ساتھ آگے بیٹھا تھا اور وہ دونوں قبائلی ہمارے ساتھ پیچھے بیٹھے تھے۔ شہری حدود سے نکل کر جیپ پہاڑیوں میں کچے راستے پر اتر گئی۔ راستہ خاصا ناہموار اور خطرناک تھا، بری طرح دھچکے لگ رہے تھے۔ 4 بجے کے قریب وانگ جن نے جیپ روک لی۔ آگے جیپ کا راستہ نہیں تھا۔ ہم سب نیچے اتر آئے۔ آگے پیدل جانے کے لیے ایک ٹریک سا بنا ہوا تھا۔ ان 2 قبائلیوں کی رہنمائی میں ہم کچھ دیر تک اس ٹریک پر چلتے رہے، پھر دوسری طرف مڑ گئے کیونکہ اس کے خیال میں اگر ہم ٹریک پر چلتے رہتے تو فاصلہ پڑ جاتا۔ راستہ خاصا خطرناک تھا۔ ہم ایک قطار میں چلتے رہے۔ 5 بجے کے قریب اچانک ہی فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ ہم اب بڑی پھرتی سے پتھروں کی آڑ میں ہو گئے۔ میں ایک پتھر کے پیچھے بیٹھا محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت رات کا اندھیرا رخصت ہو رہا تھا اور بہت ہلکا سا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ دارا وغیرہ نے بھی پچھلے تجربات سے سبق سیکھا ہوگا۔ رات کو کاٹے میں بے خبر سونے کی بجائے انہوں نے بھی پہرے داری کا نظام قائم کر لیا ہوگا، اور اس وقت جو کوئی بھی پہرا دے رہا ہوگا اس نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا۔ گولیوں کی آواز چاروں طرف گونجتی ہوئی محسوس ہوئی اور یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ فائرنگ کس طرف سے ہو رہی تھی۔ ایک بریسٹ مارا گیا، اس کی بادگیش دیر تک پہاڑوں میں سنائی دیتی رہی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں پتھروں کی آڑ لیتا ہوا سردار تھالب کے قریب آ گیا جو سونیا کے ساتھ ایک تناور درخت کے پیچھے کھڑا تھا۔ فائرنگ کس طرف سے ہوئی تھی سردار؟ میں نے اس کے قریب دوسرے درخت کی آڑ میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال یہ فائرنگ ہم پر نہیں کی گئی، سردار تھالب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بات گشت سے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ فائرنگ ہوئی کس طرف سے تھی۔ سردار تھالب نے ابھی بات پوری ہی کی تھی کہ پہاڑ ایک بار پھر فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ اس مرتبہ بھی یوں لگا جیسے پورا بریسٹ مارا گیا ہو۔ آواز دیر تک پہاڑوں میں گونجتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ کاٹیج اب یہاں سے کتنی دور ہے؟ سردار تھالب نے قبائلی کو قریب بلا کر پوچھا۔ اس چٹان کے دوسری طرف۔ قبائلی نے نشیب کی طرف اشارہ کیا۔ سردار تھالب کچھ دیر تک اس طرف دیکھتا رہا، پھر اشارہ کرتا ہوا ایک ناموار راستے پر اترنے لگا۔ اس چٹان تک پہنچنے میں ہمیں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگا۔ ہم ایک جگہ رک گئے۔ سامنے نشیب میں بہت دور دریائے مائے خام بہ رہا تھا۔ مدم سے اجالے میں دریا کا پانی سرمئی لکیر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ اس طرف۔ ایک قبائلی نے درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کاٹی درختوں کے اس جھنڈ کے دوسری طرف ہے۔ ہم ڈھلان پر اترنے لگے۔ کاٹی تک پہنچنے میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ کاٹی کے سامنے کا رخ دوسری طرف تھا جبکہ ہم عقبی رخ سے آئے تھے۔ ہم اگرچہ آڑ میں تھے مگر وہ کاٹی پوری طرح ہماری نظروں میں تھا، لیکن وہاں کسی قسم کی نقل و حرکت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تم لوگ یہیں رکو، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں درختوں کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں نے رائفل کو دونوں ہاتھوں میں اس طرح تھام رکھا تھا کہ وقت پڑنے پر فوری طور پر میں اسے استعمال کر سکوں۔ کاٹی کے عقب میں پہنچ کر میں رک گیا اور کسی قسم کی آہٹ لینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے محتاط انداز میں ایک کھڑکی سے جھانکا۔ اندر بتی چل رہی تھی۔ ایک طرف بیڈ بچھا ہوا تھا جس کی چادر سمٹی ہوئی تھی اور شراب کی خالی بوتل اور 2 گلاس اوندے پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ کے قریبی دیوار کے ساتھ ایک آٹومیٹک رائفل بھی استادہ تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا لیکن کوئی زیر دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی کسی قسم کی آہٹ سنائی دی۔ میں کاٹی کے اوپر سے گھوم کر سامنے کی طرف آ گیا اور رائفل سنبھالے محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ برآمدے میں پہنچ کر میں ایک بار پھر رک گیا۔ اس وقت بھی کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کاٹیج کے برآمدے والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور بڑی پھرتی سے اندر داخل ہو گیا۔
رائفل संभाले दीवार के साथ चिपक कर मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता रहा और फिर जैसी हाल कमरे के सामने पहुंचा मेरा दिल उछलकर खल्क में आ गया। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि उस वक्त फायरिंग कहाँ हुई थी। हाल कमरे में फर्श पर आंग सांग की लाश पड़ी हुई थी। उसे गालबन राइफल का पूरा ब्रेस्ट मारा गया था, जिस्म छिलनी हो चुका था और जख्मों से बहने वाला खून फर्श पर फैल कर जम गया था। मैंने काटी के सारे कमरे देख डाले, किसी ज़ीरू का निशान तो नहीं मिला, अलबत्ता अफरा तफरी के आसार नजर आ रहे थे। लगता था जैसे कुछ लोगों की आपस में दींगा मुश्ती हुई हो। इस सूरत हाल से मैंने एक और नतीजा अखज़ किया, किसी वजह से इन लोगों में फूट पड़ गई थी। मैं काटी से बाहर आ गया और आवाज देकर थालू वगैरह को बुला लिया। यहाँ की सूरत हाल देखकर वो लोग भी चौंके बगैर ना रह सके। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ आंग कांग के साथ कौन था, लेकिन ये तय है कि वो जो कोई भी था दूसरे काठी की तरफ भी गया होगा। मैंने कहा। मैं और थालू बरामदे में आ गए। वांगडिन और दोनों कबाइली इधर उधर निकल गए और फिर एक कबाइली की चीख सुनकर हम उस तरफ मुतवज्जो हो गए। वो कबाइली तकरीबन 150 गज दूर नशेब में खड़ा चीख चीख कर कुछ कह रहा था। क्या कह रहा है ये? मैंने सवालिया निगाहों से थालूब को देखा। मेरे साथ आओ, थालूब कहते हुए तेज तेज कदम उठाता हुआ उस तरफ चल पड़ा। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। तकरीबन 1.5 मिनट बाद मैं नशेब में पहुंचकर एक झटके से रुक गया। झाड़ियों में एक बंदे की लाश पड़ी थी, उसकी दोनों टांगे गोलियों से छिली हो गई थी, जबकि जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर कोई जख्म नजर नहीं आ रहा था। ये जिंदा है, सरदार थालूब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ओह, मैं चौंक गया और झुककर पैड्रू को देखने लगा और फिर उसकी गर्दन पर एक नस को टटोलने लगा। उसमें जिंदगी के आसार दिखाई दे रहे थे। दूसरा कबाइली और वांग डिन भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए थे। पैड्रू, पैड्रू, मैं उसका गाल थपथपाते हुए उसे पुकारने लगा। चंद सेकंड बाद पैड्रू ने आंखें खोल दी। वो मेरी तरफ देखता रहा, कुछ कहना चाहता था मगर होंठ थे कि फड़फड़ा कर रह गए। इसे काठी में ले चलो, मैंने वांगडिन को इशारा किया। वांगडिन के इशारे पर दोनों कबाइलियों ने पैड्रू को एहतियात से उठा लिया और काठी के कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे और हल्क में चंद कतरे टपकाने से उसने आंखें खोल दी। पैड्रू, ये सब क्या हुआ? कौन था वो? मैंने उस पर झुकते हुए पूछा। चीफ आंग, उसकी आवाज बड़ी मुश्किल से हल्क से निकल रही थी। वो गद्दार निकले, आंग सांग को भी मार दिया। दारा कहाँ है? मैंने पूछा। तो दूसरे काटे में, पैड्रू ने जवाब दिया। तो मेरे साथ धोखा किया, वो जनरल खोराट से मिल गए हैं और आज गोल्डन ट्राई एंगल चले जाएंगे। थाई भी उनके कब्जे में है? मैंने पूछा। हाँ, उसकी हालत अच्छी नहीं, पैड्रू ने जवाब दिया। यहाँ और कौन था? एक लड़की, चीफ आंग, उसे साथ ले गया है, पैड्रू ने कहा और चंद की खामोशी के बाद बोला। मुझे मार दो, गोली मार दो, इस अज़ियत से निजात दिला दो। मैं पैड्रू से मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा, फिर राइफल का रुख उसके सीने की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। उसे इस अज़ियत से निजात दिलाने का यही एक तरीका था। उसे ना तो हम साथ ले जा सकते थे और ना ही इस हालत में छोड़ सकते थे कि वो जिंदगी और मौत के दरमियान अटका तड़पता रहता। जब हम काठी से बाहर निकले तो सूरज तुलू होने में अगरचे कुछ देर थी, लेकिन रोशनी फैल चुकी थी। दूसरा काठी यहाँ से कितनी दूर है सरदार? मैंने पूछा। तकरीबन 5 किलोमीटर, सरदार ने कहा। हम फौरन उस तरफ जा रहे हैं, मैंने कहा। उन्हें हमारी आमद की तवक्को नहीं होगी, इससे पहले कि वो संभल सकें या वहां से निकल जाएं, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। मेरी कैफियत देखकर सरदार था लोग मेरे प्रोग्राम से इख्तलाफ नहीं कर सका। वैसे पैड्रू से तो वो भी सुन चुका था कि दारा किसी वक्त भी गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ जाने का मंसूबा बना रहा है। अगर वो निकल जाने में कामयाब हो गए तो सूरत हमारे लिए बहुत गंभीर हो जाएगी। हमें हर सूरत में उन्हें सरहद पार करने से रोकना था। 5 किलोमीटर का फासला हमने 1 घंटे में तय किया। रंगोली और जानकी बुरी तरह हाँप गई थी। ऊंचे नीचे रास्तों पर हम उन्हें 1 मिनट भी रुकने का मौका नहीं दे रहे थे और मिलाकर हम रुक गए। वो काटेज हमसे तकरीबन 200 गज के फासले पर था और उस काठी के सामने तकरीबन 50 गज के फासले पर दरियाए माए खाम बह रहा था। इस जगह दरिया का पार्ट तकरीबन 500 मीटर चौड़ा था और उसके दूसरी तरफ गोल्डन ट्राई एंगल का इलाका शुरू हो जाता था। छोटी छोटी पहाड़ियों पर घना जंगल था जिसमें पूरी फौज आसानी से छुप सकती थी। पहाड़ियां अचानक फायर की आवाज से गूंज उठी और उसके साथ ही हमारा एक कबाइली मुहाफिज चीखता हुआ ढेर हो गया। काठी की तरफ से चलाई जाने वाली गोली उसके सीने में लगी थी। हम फौरन ही इधर उधर बिखर गए और दरख्त और पत्थरों की आड़ लेकर फायरिंग करने लगे। उसके साथ ही हम आगे बढ़ने की कोशिश भी करते रहे। दूसरी तरफ से भी बड़ी शदीद फायरिंग शुरू हो गई थी। हमारा और काठी का दरमियानी फासला सिर्फ 100 गज के करीब रह गया था। अचानक एक ख्याल ने मुझे चौंका दिया। दूसरी तरफ से सिर्फ 2 आदमी जगह बदल बदल कर फायरिंग कर रहे थे। ये ख्याल आते ही मैंने पत्थरों और दरख्तों की आड़ लेते हुए दाईं तरफ दौड़ लगा दी। मेरा रुख दरिया की तरफ था और फिर एक जगह ठिठक कर मैं रुक गया। वो किम था जो किसी को कंधे पर लादे बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ दरिया की तरफ पत्थरों की आड़ में चला गया था। मुझे समझने में देर न लगी कि उसने थाई को कंधे पर लाद रखा था। पैड्रू भी बता चुका था कि उसकी हालत अच्छी नहीं थी। दारा यकीनन उसे भी अपने साथ ट्राई एंगल ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं उस तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ किम गया था, लेकिन मैं चंद गज से आगे नहीं जा सका। बाईं तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लातादाद गोलियां मेरे आगे पीछे गिरी थी। मैंने फौरन ही एक बड़े पत्थर के पीछे छलांग लगा दी।
गोलियां भी बस रही थी, पत्थर टूट टूट कर चारों तरफ उड़ रहे थे। मैंने पत्थर की आड़ से झांकने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। बहुत शदीद फायरिंग थी और इस फायरिंग का मकसद गालिबन यही था कि मुझे रोके रखा जाए। और फिर एक मरतबा मौका मिलते ही मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और उस वक्त मैंने वांग डिन को काठी की तरफ दौड़ते हुए देखा। वो फायरिंग करता हुआ बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन वो 20-25 गज से आगे नहीं जा सका। चीखते हुए लड़खड़ा कर गिरा और ढुलान पर लुढ़कता चला गया। मैंने उसके जिस्म पर कई गोलियां लगते देखी थी। दूसरी तरफ से फायरिंग के साथ अब दौड़ने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। और फिर मैंने सरदार थालूब, उसके कबायली मुहाफिज और रंगोली वगैरह को उस तरफ दौड़ते हुए देखा था। मैं भी आड़ से निकलकर सामने आ गया और उनकी तरफ दौड़ने लगा। वांग डिन का जिस्म गोलियों से छिलनी हो चुका था। उसकी लाश ढुलान पर झाड़ियों में अटकी हुई थी। दूसरी तरफ से अब भी फायरिंग सुनाई दे रही थी और फिर अचानक एक आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। वो मोटर बोट के इंजन की आवाज थी। मैंने सरदार थालूब की तरफ देखा और फिर दरिया की तरफ दौड़ लगा दी। पत्थरों की आड़ से निकलकर मैं जैसे ही सामने आया, दरिया की तरफ से शदीद फायरिंग होने लगी। मैंने एक पत्थर के पीछे छलांग लगा दी और आड़ लेकर फायरिंग करने लगा। वो मोटर बोट बड़ी तेज रफ्तारी से किनारे से दूर हटती जा रही थी। चीफ वांग बोट में खड़ा ऑटोमेटिक राइफल लिए मेरी तरफ फायरिंग कर रहा था। मैं छलांग लगाकर दूसरे पत्थर के करीब चला गया और दूसरी तरफ एक गोलियों की परवाह किए बगैर कश्ती पर फायरिंग करने लगा। लेकिन वो तेज रफ्तार मोटर बोट फायरिंग की रेंज से निकल चुकी थी। मेरी राइफल खाली हो गई और मैं वहां खड़ा लम्हा बलम्हा दूर होती हुई मोटर बोट को देखता रह गया। दरिया का बहाव बहुत तेज था और वो मोटर बोट बहाव के रुख पर बहुत तेजी से दौड़ती हुई दूर जा रही थी और मैं बेइसो हरकत खड़ा बेबसी से उसे देख रहा था। और फिर अपने कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस करके मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो सरदार थालूब था जो मेरे कंधे पर हाथ रखे मेरी तरफ देख रहा था। वो निकल गए, उनके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। आओ अब वापस चलें, यहाँ वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। थालूब के लहजे में हमदर्दी थी। अचानक मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा। मैंने अपनी खाली राइफल नीचे फेंक दी और सरदार थालूब से उसकी राइफल छीन कर पत्थरों पर छलांगे लगाता हुआ दरिया की तरफ दौड़ा। मेरा ख्याल था कि यहाँ कोई छोटा सा घाट होगा और कोई कश्ती जरूर होनी चाहिए। अगर मुझे कोई कश्ती मिल जाती तो मैं उन लोगों का ताकुब कर सकता था। मुझे इस तरह भागते देखकर सरदार थालूब वगैरह भी मेरे पीछे लपके। छोटी छोटी चट्टानों की वजह से दरिया में कटाव से बने हुए थे। मैं किसी कश्ती की तलाश में उन चट्टानों में इधर उधर दौड़ता रहा। मैंने दोनों तरफ दूर दूर तक देख लिया, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। यहाँ कोई कश्ती नहीं थी। मैं एक चट्टान पर खड़े होकर फिर दरिया की तरफ देखने लगा। दारा की मोटर बोट अब बहुत दूर जा चुकी थी। थालूब और जानकी वगैरह भी मेरे करीब पहुंच गई। मुझे मालूम है तुम्हें किस चीज की तलाश है, थालूब ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उन्होंने खास तौर पर पहले ही से इस मोटर बोट का इंतजाम कर रखा था। फरार उनके मंसूबे का एक हिस्सा था। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। कश्तियों का घाट यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर है। कोई कश्ती हासिल करने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। गोल्डन ट्रायंगल में दाखिल होना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है और हम तो पहले ही जान हथेली पर रखे फिर रहे हैं। थालूब, मौत से कौन डरता है? मैं गोल्डन ट्रायंगल में जरूर दाखिल हूंगा। थाई को उन दरिंदों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन उसके लिए हमें बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ेगी, सरदार थालूब ने कहा। गोल्डन ट्रायंगल अजनबियों के लिए मौत का इशार है। बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। मैं चलने में दरिया की तरफ देखता रहा। दारा वाली कश्ती अब निगाहों से ओझल हो चुकी थी। मैंने जानकी की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वीरानी और चेहरे पर बेहद अफसोस के तासरात नजर आ रहे थे। उसे दुख होना ही चाहिए था। थाई उसकी बहुत पुरानी और गहरी दोस्त थी। थाई की दोस्ती में उसने अपना घर बार लुटा दिया था और जान हथेली पर लिए फिर रही थी। वो एक डॉक्टर थी। माशरे में उसका एक मुकाम था। उसे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था, लेकिन सब कुछ उससे छीन चुका था। अब तो मेरी तरह उसकी पेशानी पर भी दहशतगर्द का लेबल लग चुका था। इसमें शक नहीं कि हम एक नेक मकसद के लिए काम कर रहे थे, बदी के खिलाफ जंग कर रहे थे। अमन पसंद और वतन परस्त कुव्वतें हमारे साथ थी। महाराज वांग विंग जाए हमारे साथ थे। हमें शहनशाह की आशीर्वाद हासिल थी। हमने इस सरजमीन और शहनशाह के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया था, जिसकी बाज़गिश्त अब भी सुनाई दे रही थी। अगर वो साजिश कामयाब हो जाती तो इस वक्त इस मुल्क में खून की नदियां बह रही होती, लेकिन हमने इस खौफनाक साजिश को नाकाम बनाकर मुल्क में खून खराबे को रोक लिया था। मगर बाद हल्के ऐसे भी थे जो हमें दहशतगर्द करार दे रहे थे। थाई का जुर्म भी सिर्फ ये था कि उसने एक बेगुनाह और मासूम बच्चे को बना दी थी और सच्चाई का साथ दिया था। इस जुर्म की पादाश में उसका घर जला दिया गया, उसका कारोबार तबाह हो गया और वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मेरे साथ दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। मौत ने उसका भी ताकुब शुरू कर दिया और तवील अरसे की आंख मचोली के बाद बिलाकर वो उन खूनी बेड़ियों के हाथ लग गई और मुझे उसे हर सूरत में बचाना था। मैं यही सब कुछ सोचता हुआ थालूब वगैरह के साथ चलता रहा और बिलाकर हम उस जगह रुक गए जहाँ झाड़ियों में वांग डिन की लाश पड़ी हुई थी। उसका जिस्म गोलियों से छिलनी था, पूरा ब्रेस्ट मारा गया था। वांग डिन की लाश देखकर मेरे दिल पर एक गुंसा सा लगा कि हक और सच्चाई का साथ देने वाले शख्स का यही अंजाम होता है। ये सवाल मेरे जहन में बगोले की तरह गर्दिश कर रहा था। फिर जब से चियांग राय आया था, वांग डिन ने
कदम कदम पर मेरा साथ दिया था। कई बार जान की बाजी लगाई थी और बिलाकर बदी के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान भी दे ही दी। जानकी रंगोली और सोनिया की आंखों में भी आंसू थे। सरदार थालूब के चेहरे के तासरात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त किए हुए था। हम वांगडिन की लाश उठाकर काठी में ले आए। सरदार थालूब और उसका कबायली साथी दूसरे कबायली की लाश उठाने के लिए चले गए, जिसे सबसे पहले गोली लगी थी। मैं कुछ देर बरामदे में वांगडिन की लाश के करीब खड़ा रहा, फिर काठी के दरवाजे में दाखिल हो गया। एक कमरे में दाखिल होते ही मैं ठिठक कर रुक गया। बाईं तरफ दीवार के करीब फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसे गालबन किसी तेज धार आले से वार करके हलाक किया गया था। सीने और पेट पर जख्मों के कई निशान थे, जिनसे बहने वाला खून जमकर स्याह रंगत इख्तियार कर चुका था। मैं करीब पहुंचकर लाश का जायजा लेने लगा। वो चेहरा मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। एक नुस्वानी चीख सुनकर मैं उछल पड़ा। चीख की आवाज दूसरे कमरे से आई थी। मैं मुड़कर तेजी से उस तरफ दौड़ा। जानकी और रंगोली भी बाहर से दौड़ती हुई आ रही थी, लेकिन उस कमरे में पहले मैं ही दाखिल हुआ। सोनिया दरवाजे से चंद कदम अंदर की तरफ खड़ी फटी फटी सी नजरों से बाथरूम के खुले हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैं उस जगह पर पहुंचा तो बाथरूम की तरफ देखते हुए मैं भी उछल पड़ा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। वो एक लड़की की लाश थी। उम्र 24 साल से ज्यादा नहीं थी। जिंदगी में यकीनन बहुत ही हसीन रही होगी, लेकिन अब उसका हुस्न खून की तरह नुचड़ चुका था। वो नीम रियां थी। उसका सीना गोलियों से छिलनी था। सरदार थालूब के जासूस कबायलियों ने बताया था कि उन्होंने दारा और चीफांग वगैरह के साथ 2 औरतों को देखा था, जिनमें एक को तो मैंने दारा के साथ मोटर बोट में देख लिया था और दूसरी ये थी जिसे किसी वजह से बेदर्दी से गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। उन लोगों का मंसूबा गोल्डन ट्राई एंगल जाने का था और हो सकता है इस लड़की ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया हो। जाहिर है वो लोग यहाँ उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते थे, लिहाजा इसे मौत के घाट उतार दिया गया। मैं दरवाजे के सामने से हटा तो सोनिया वगैरह भी करीब आ चुकी थी। सोनिया, मैं उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, हमारे साथ रहते हुए 2-4 दिन में तुमने कई लाशें देखी होंगी। सीन फोंग को तो तुमने अपने हाथों से हलाक किया था, नहायत बेईमाना तरीके से। यहाँ सी क्या बात थी कि तुम इस जोर से चीखी थी? ये ली वांग है, सोनिया ने कपकपाती हुई आवाज में जवाब दिया। ली वांग? मैं चौंक गया। ये कौन थी? क्या तुम इसे जानती हो? ली वांग हाई स्कूल तक मेरी क्लास फेलो थी, सोनिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। बहुत गरीब घराने की लड़की थी। इसके पास अक्सर फीस की अदायगी और किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। हम चंद दोस्त इसकी मदद करते थे। ली वांग मुझसे ज्यादा अटैच थी। वो अक्सर मेरे घर में आती रहती थी। इसकी ज्यादा मदद भी मैं ही करती थी। बहुत अच्छी लड़की थी। मम्मी भी इसे पसंद करती थी। मैं तो जाती तौर पर अपने जेब खर्च से इसकी मदद करती ही रहती थी। मम्मी भी इसे कपड़े और जरूरत की दूसरी चीजें खरीद कर देती रहती थी। इसके माँ बाप नहीं थे क्या? मैंने पूछा। थे, बल्कि माँ तो अब भी जिंदा है। 2 महीने पहले उससे मेरी मुलाकात हुई थी और बाप डकैती की एक वारदात में 2 साल पहले पुलिस के हाथों मारा गया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, इसका बाप शराबी था, कोई काम धंधा वगैरह नहीं करता था। माँ मजदूरी करके घर का खर्च चला रही थी। ली वांग भी उसूले तालीम के साथ छोटे मोटे काम करके थोड़ी बहुत रकम कमा लेती, लेकिन माँ बेटी की सारी कमाई शराबी बाप छीन लेता। बरामदे की तरफ से कदमों और बातों की आवाज सुनकर मैं बाहर आ गया। सरदार थालूब कबायली दूसरी लाश ले आए थे और उसे भी बरामदे में वांगडिन की लाश के करीब रख दिया। मैं और थालूब काठी के इतराफ में दूर तक घूमते रहे। एक तरफ ऐसा रास्ता था यहाँ से गाड़ी आ सकती थी और वहाँ कच्ची जमीन पर टायरों के निशान भी नजर आ रहे थे, जिससे हमें ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि दारा वगैरह को कोई गाड़ी इस काठी में छोड़कर वापस चली गई थी। हम दोनों काठी में वापस आ गए। मैं इसे साथ लेकर जा रहा हूँ, थालूब ने अपने आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये लाशें ले जाने के लिए हमारी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। वापसी के लिए हमें तवील चक्कर काटना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तुम लोग हमारी फिक्र मत करो थालूब, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम जाओ, यहाँ अब हमें कोई खतरा नहीं। अगर कोई बात हुई तो भी हम निमट लेंगे। कुछ देर बाद सरदार थालूब और उसका साथी चले गए। मैं सोनिया वगैरह के साथ दरख्तों के नीचे घास पर बैठ गया। ली वांग की तो शनाख्त हो गई थी, लेकिन दूसरे आदमी की लाश को हम में से कोई भी शनाख्त नहीं कर सका था। अब हमें उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं थी। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा। 9 बज रहे थे। आसमान पर बादलों की वजह से कभी अंधेरा सा हो जाता और कभी तेज धूप चमकने लगती। 12 बज गए। थालूब को गए हुए 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी वापसी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हम लोग रात 2:30 बजे के करीब अपने कांटे से रवाना हुए थे, तो कॉफी का एक कप पिया और अब सबको भूख लग रही थी। मैं देखती हूँ शायद काठी में खाने की कोई चीज मिल जाए, जानकी कहते हुए उठकर अंदर चली गई। रंगोली भी उसके पीछे ही थी। सोनिया मेरे पास बैठी रही। मैं 2-3 दिनों से ये बात खास तौर से नोट कर रहा था कि सोनिया मुझसे ज्यादा अटैच हो रही थी। उसका ज्यादा वक्त मेरे करीब ही रहकर गुजर रहा था।